नेते, भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि आमदार नितेशजी राणे, उपस्थित सर्व मंचावरील मान्यवर आणि उपस्थित पत्रकार बंधू भगिनींनो, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेशाच्या वतीने आणि आमचे पालकमंत्री माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमदार नितेश राणे साहेबांची वसई विरार जिल्हा म्हणजे संघटनात्मक वसई विरार जिल्हा आणि वसईतील एकूण प्रचार यंत्रणेची रणनीती आणि प्रचार कसा असावा, कार्यकर्त्यांना सहकार्य, मदत सगळं काही यंत्रणा राबवण्यासाठी आम्हाला निरीक्षक म्हणून नितेशजी राणे आजपासून पूर्ण 10 दिवस या मतदारसंघात असणार आहेत, कार्यकर्त्यांसोबत असणार आहेत आणि तिथे सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी त्यांनी त्यांच्याकडे पक्षाने जबाबदारी दिलेली आहे। मी त्यांचं स्वागत करतो आणि राणे साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी पत्रकारांना संबोधित करावं। भारतीय जनता पक्षाचे उपस्थित असलेले माननीय जिल्हाध्यक्ष पाटीलजी, उपस्थित असलेले भारतीय जनता पक्षाचे या भागाचे सर्व प्रमुख मान्यवर, आज जसा आपल्या जिल्हाध्यक्षजीने उल्लेख केला, प्रदेश अध्यक्ष सन्मान्य बावनकुळेजी, उपमुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्मान्य रवी चव्हाण साहेब, या सगळ्यांच्या सूचनेनुसार मी कालपासूनच आपल्या ह्या वसई विरार भाग असो किंवा या लोकसभा मतदारसंघाच्या सहनिरीक्षक म्हणूनची जबाबदारी माझ्याकडे सोपवलेली आहे आणि त्याप्रमाणे मी कालपासून रवी चव्हाण साहेबांच्या मार्गदर्शन काल झालं पदाधिकाऱ्यांना आणि मग त्यानंतर आम्ही सगळ्याच मंडळाध्यक्ष आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहून एकंदरीत प्रचाराची यंत्रणा महायुतीची ही कशी चालू आहे, त्यांना काय अडथळे येत आहेत का, त्यांना काय मदत हवी आहे का, कोणी त्यांना प्रचार यंत्रणेमध्ये कुठली अडचण निर्माण करताय का, आणि प्रदेश असो किंवा आमचे वरिष्ठ पातळीवर असलेले नेते मंडळी असो, त्यांच्या आणि आमच्या सामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये आणि पदाधिकाऱ्यांमधला दुवा म्हणून मला इकडे जबाबदारी दिलेली आहे। मी माझ्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला, शेवटच्या कार्यकर्त्याला ताकद देण्यासाठी, त्याला सहकार्य करण्यासाठी त्याच्याबरोबर त्याच्यासाठी इथे उपलब्ध असणार आहे। महायुतीची पूर्ण यंत्रणा 18 तारखेपर्यंतची ही वरिष्ठांच्या अनुसार, मार्गदर्शनानुसार, आदेशानुसार व्यवस्थित राबवले जाते आहे का, त्याच्यामध्ये त्यांना आमच्याकडून काय सहकार्य लागतंय का, या सगळ्या गोष्टीचे फार बारकाईने बघण्याची जबाबदारी माझ्याकडे सोपवलेली आहे आणि म्हणूनच मी कालपासून इथे यायला सुरुवात केलेली आहे। आता रोजच इथे येणं होईल, या कार्यकर्त्यांबरोबर उठबस होईल, प्रचारामध्ये मी तुम्हाला दिसेल, तिथे जिथे जिथे ताकद द्यायची असेल त्या जागी ताकद देताना मी दिसेल। इथे कोण कुठला नेता म्हणून आलेला नाहीये, मी भारतीय जनता पक्षाचा एक कार्यकर्ता म्हणून मी यांच्याबरोबर उपलब्ध आहे। शेवटी ही महायुती म्हणून आम्ही ही जी काय सीट लढवतो आहे, एक सक्षम उमेदवार म्हणून डॉक्टर सावरा आम्हाला दिलेले आहेत आणि त्यांना ताकद देणं, त्यांना मतदारांपर्यंत पोहोचवणं आणि महायुतीचे सगळेच कार्यकर्ते एकत्र म्हणून आम्ही परत एकदा मोदी साहेबांच्या विचाराचा खासदार इथे निवडून आणणं हा दृष्टिकोन ठेवून आम्ही सगळेजण इथे कामाला लागलेलो आहे। सगळे कार्यक्रम येणाऱ्या काही दिवसाचे ठरलेले आहेत। कॉर्नर मीटिंग असो, डोर टू डोर कॅम्पेन असो, गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह साहेबांची सभा असो आणि त्याचबरोबर अन्य कुठला
नेत्यांच्या संबंधित काय माहिती आली त्यांचीही मग कार्यक्रम आणि त्यांचे दौरे ठरवण्याचा असो. म्हणून ह्या सगळ्या बाबतीमध्ये माझ्या ह्या सर्वच भारतीय जनता पक्षाच्या सहकाऱ्यांबरोबर उभं राहणं आणि एक मोठ्या फरकाने मोठ्या मार्जिनने घासून नाही ठासून आमचा उमेदवार इथे निवडून आणणं हा आमच्या सगळ्यांचं उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवून हिंदुत्ववादी विचाराचे आम्ही सगळे कार्यकर्ते असल्यामुळे हा मतदारसंघ हिंदुत्ववादीच्या विचाराच्या दृष्टिकोनातून नजरेसमोर ठेवूनच घराघरापर्यंत या देशाला मोदीजीची गरज का आहे आणि पालघरचा खासदार आज थेट मोदीजींशी बोलणारा आपल्याला पाहिजे, वाया वाया बोलणारा नको, थेट मोदीजींबरोबर उठबस करणारा आपल्याला हवाय, जो थेट मोदीजींना फोन करू शकतो, थेट मोदीजींना भेटू शकतो आणि मोदीजींनी जे काही योजना देश पातळीवर राबवल्या जातात त्या सगळ्या योजना थेट मतदारांपर्यंत आणणारा आपल्याला इथे त्या विचाराचा खासदार मतदारांनी निवडून द्यावा ही विनंती आम्ही येणाऱ्या दिवसांमध्ये मतदारांना परत परत करणार आहोत. या कुठल्याही प्रचार यंत्रणेमध्ये आमच्या भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना कोणाचीही अडथळे येऊ नये यासाठी आम्ही सगळेजण आमच्या कार्यकर्त्यांबरोबर इथे उभे आहोत. शेवटी ह्या मतदारसंघाने पालघरने असंख्य महत्वाच्या घटनेचा अनुभव घेतलेला आहे. मग महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या कालावधीमध्ये आमच्या साधूंचा झालेला हत्याकांड, ज्या अमानुष पद्धतीने त्यांना मारण्यात आलं, म्हणजे इकडचा असलेला हिंदू समाज त्याचा बदला घेण्यासाठी सज्ज आहे. त्यांना ह्याचीही हिंदू समाजाला जाणीव आहे की उद्या अन्य विचाराचा खासदार अगर इथे निवडून आला, मोदीजींचा विचाराचा खासदार निवडून नाही आला तर त्यावेळी फक्त एकच पालघरमध्ये साधूंना अमानुष पद्धतीने मारण्यात आलं. मग उद्या अगर आमच्या मोदीजींच्या विचाराचा खासदार निवडून नाही आला तर इकडचा असलेला हिंदू समाज किती मोठ्या धोक्यात आहे याचा विचार हिंदू समाजाने करावा. श्रद्धा वालकर सारखी आमची बहीण ती याच भागातली आहे. उद्या अगर आपण हिंदुत्ववादी विचाराचं सरकार केंद्रामध्ये बसवलं नाही, मोदीजींसारखा अगर भक्कम अगर पंतप्रधान बसवला नाही, मोदीजींच्या विचाराचा लोकप्रतिनिधी जर इथे बसवला नाही तर घराघरामध्ये श्रद्धा वालकर अशी घटना घडू शकते. याही बद्दल हिंदू समाजाने विचार करावा. मी आता येत असताना प्रत्येकाच्या दुकानाच्या वर आणि घराच्या बाहेर मी भगवा झेंडा प्रभू रामचंद्राचा फडकताना मला दिसला, अभिमान वाटला. पण इकडच्या मतदारांनी हेही लक्षात ठेवावं की अगर इथे ज्या पद्धतीने विषारी प्रचार एकंदरीत महाविकास आघाडी आणि इंडिया अलायन्सच्या माध्यमातून चालू आहे, अगर त्यांच्या विचाराचा खासदार अगर इथे निवडून आला तर इकडचा असलेला हिंदू समाज स्वतःच्या घराच्या बाहेर तो झेंडा फडकवण्याची हिंमत पण करू शकणार नाही. मग इथे सगळ्याचा सगळं तुम्हाला हिरवे झेंडे सगळीकडे दिसतील अशी भीती इथे निर्माण होऊ शकते. म्हणून याही बद्दल अशी परिस्थिती इथे निर्माण होऊ शकते. म्हणून याही बद्दल इकडच्या हिंदू समाजाने विचार करून मतदान करावं हाही संदेश आम्ही मतदारांपर्यंत आमच्या माध्यमातून घेऊन जाणार आहोत. धन्यवाद. आपले काय प्रश्न असतील विचारू. सर, इथे तिरंगी लढत नेत्याची इथे तिरंगी लढत तिरंगी लढत पाहायला मिळतात. इथे भाजप आहे, शिवसेना ठाकरे गट आहे आणि बहुजन विकास आघाडी आहे. बहुजन विकास आघाडी हे आपल्या सोबत होतं, आपलं चांगलं होतं, मग त्यांना समजवण्याचा काय प्रयत्न केला मागे. बघा, आता आम्ही युद्धात आणि मैदानात आहोत.
का समजवण्याचा प्रयत्न झाला नाही, ते कोण का समजले नाही, आता ते प्रश्न लागूच होत नाही. आता आम्ही आमचा उमेदवार, महायुतीचा उमेदवार कसा निवडून येईल, मोदीजींचा विचाराचा उमेदवार कसा निवडून येईल, डॉक्टर सावरांना मत म्हणजे थेट मोदीजींना मत, हे जे काही समीकरण आहे हे आमच्यासाठी लोकांपर्यंत पोहोचवणं गरजेचं आहे. कोण का आलं नाही, कोण आमच्यावर का बसलं नाही, हा प्रश्न आता त्याला विचारायचा उशीर झालाय. शिवसेना ठाकरे गटाने असं म्हटलेलं आहे की काहीतरी बी टीम आहे बहुजन विकास आघाडी भाजपाची. आता हा प्रश्न तुम्ही त्यांना विचारला पाहिजे ना, ठाकरे गटाचे जे काही उमेदवार आहेत. कारण की ते स्वतः मुस्लिम लीगची आता बीटिंग झालेली आहे. उद्धव ठाकरेची उभाटा, मुस्लिम लीगच्या तोंडात जी काय भाषा आहे ती तशी भाषा उद्धव ठाकरेच्या तोंडातून आपल्याला दिसते. म्हणून उद्धव ठाकरे स्वतः पहिलं कोणाची बी टीम आहे, सी टीम आहे किंवा ढ टीम आहे हे पहिलं उद्धव ठाकरेंनी तपासावं आणि मग दुसऱ्यांवर आरोप करावा. सर, पण आमदार हितेंद्र ठाकूर असं म्हणतात की भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ नेते आहेत ते आमचंच ऐकतात. असं असताना हे कितपत योग्य आणि कितपत खरं आहे? याच्यामध्ये कोणाचं ऐकतं हे विचारायला मी काय त्यांच्या घरी गेलेलो नाही. पण हे माझं असं मत आहे. सर, हे निवडणुकीच्या वेळेला असं बोलणं हे कुठेतरी तुम्हाला संशयास्पद वाटत नाही का? कारण कुठेतरी आपण जर पाहिलं तर वसई विरारमध्ये लढाई तुमची कोणाशी आहे? फक्त युटीव्हीला बोलून चालणार नाही, तर तुमच्या विरोधात बहुजन विकास आघाडी सुद्धा. तर ते असं म्हणतात की तुमचे आणि आमचे मैत्रीचे संबंध, त्याच्या बाबतीत तुम्ही काय बोला? वैयक्तिक संबंध आणि राजकीय लढाई याच्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची एक परंपराच आहे की आम्ही प्रत्येक जण आपले वैयक्तिक संबंध जोपासतो. आम्ही काय वैयक्तिक भेटल्यावर एक दुसऱ्यांना सुऱ्या काढत नाही. समजलं ना? तुम्ही कसे सगळेजण आपल्या आपल्या स्टोरीसाठी पळता, पण संध्याकाळी किंवा दुपारी एकत्र जेवता की नाही? हा, तसंच आमचं आहे. वैयक्तिक संबंध राहिले एका बाजूला, पण आताची लढाई आम्हाला आमचा स्वतःचा महायुतीचा उमेदवार आहे, आम्हाला त्याला निवडून आणायचे आहे. जे वैयक्तिक संबंध जोपासायचे आहेत ना ते आम्ही 4 जूनच्या नंतर बघू. पण आता आमच्यासाठी भारतीय जनता पक्ष आणि महायुती, शिवसेना आणि सगळे घटक पक्ष एकत्र मिळून आम्हाला डॉक्टर सावरांना निवडून आणायचं आहे. त्यासाठी लागणारा साम दाम दंडभेद आम्ही सगळ्या गोष्टी करणार आणि आमचा उमेदवार निवडून आणणार. हितेंद्र ठाकुर ने एक इंटरव्यू में साफ तौर पे कहा कि 1 नंबर के लिए उनकी लड़ाई है, दूसरे और तीसरे नंबर के लिए आप लोग लड़ रहे हैं. देखिए, हर कोई यही चाहेगा ना कि मैं 1 नंबर पे रहूं. आप हमको पूछेंगे तो हमारा नंबर भी एक ही है. अब ये लड़ाई ही 1 नंबर के लिए है. अभी उनको लगता है अगर वो 1 नंबर है तो मैं उनको तो रोक नहीं सकता ना. आप यूबीटी को जाके पूछेंगे, उबाटा को, तो वो तो बोलेगा मैं 1 नंबर से है, मगर पीछे से 1 नंबर है. हाँ, हमारा आगे से 1 नंबर है, ये फर्क है. इसलिए हर कोई 1-1 नंबर के लिए तो लड़ाई है ही ना, उसमें गलत क्या है? आपने भी कहा कि आपका प्रत्याशी है वो सीधे प्रधानमंत्री से कांटेक्ट कर सकता है, हाँ। सीधे प्रधानमंत्री से. तो क्या आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्रत्याशी नहीं है, बीजेपी का नहीं है, तो क्या उसके लिए प्रधानमंत्री अवेलेबल नहीं है? मगर अगर वो खुद महायुति का अगर खासदार होगा, मोदी जी के विचार का खासदार होगा, तो थेट उनसे बात कर सकते हैं ना. तो बाकी के अगर गलती से होएगा नहीं, गलती से उद्धव ठाकरे का सांसद चुन के आएगा, उसको खड़ा भी करेंगे क्या कोई? कि उद्धव ठाकरे की भाषा देखी क्या आपने? हाँ, तो इसलिए अगर थेट आपको मोदी जी को के साथ बैठने उठने वाला बोलने वाला अगर सांसद चुन के देना है तो हमारे डॉक्टर सावरा कर दीजिए. इधर उधर से घूम के आना है तो फिर ये लोग बाकी के 2 जन है. जब तक चुनाव है तब तक एक दूसरे का विरोध होता है, लेकिन चुनाव होने के बाद में प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है. तो मुझे मालूम है ना, मगर हमारा जो विचार का जो खासदार है ना उसको वीआईपी ट्रीटमेंट है ही ना, उसको एक्स्ट्रा वीआईपी ट्रीटमेंट है, उसको जल्दी अपॉइंटमेंट मिलेगी. बाकी सबको 6 महीने तक मिलेगी, हमको 6 घंटे में मिल सकती है. इसलिए हमको थेट डॉक्टर सावरा को चुन के देना है, ये फर्क है. यह जो चुनाव है क्या नरेंद्र मोदी के फेस पे लड़ा जा रहा है कि डॉक्टर सावरा यहाँ लोकल प्रत्याशी के तौर पे लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये चुनाव ही मोदी जी का चुनाव है. हमारे देश का नेतृत्व मोदी जी पिछले 10 साल से बहुत यशस्वी पद्धति से कर रहे हैं. तो देश की जनता को चुनना है कि मोदी जी आपको वापस 3 साल चाहिए कि नहीं. और मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए हमको डॉक्टर सावरा जी को चुन के देना है. डॉक्टर सावरा जी का खुद का भी एक गुडविल है, उन्होंने खुद का भी बहुत सेवा का काम किया है. मगर ये चुनाव ये मोदी जी के साथ आपको डॉक्टर सावरा जी को देखना है कि नहीं. डॉक्टर सावरा को मत मतलब
डायरेक्ट मोदी जी को मत, इसके लिए चुनाव लड़ाया जा रहा है। एक सभा में आपके ही नेता ने मंच से साफ तौर पे एक भाषण में कहा कि जो वाड़वन बंदर का विरोध करते हैं वो दलाल हैं, और वाड़वन बंदर प्रकल्प स्थानीय लोग अगर वहाँ ग्रामीण अंचल में जाएंगे तो काफी उसका विरोध है और काफी रोष है। इस पर मेरे को आप ये सब टेक्निकल सवाल आप तुरंत पहले दिन पे पूछेंगे तो आएगा नहीं, इसके लिए बाकी ये सब हमारे सक्षम लोग हैं। मैं 1-2 दिन और दे दीजिए और थोड़ा मालूमात करूंगा आपके साथ, जरा दोपहर को चाय नाश्ते के लिए बैठूंगा, फिर परसों सवाल कीजिए ना मेरे को ये। श्रद्धा वालकर और पालघर साधु जो हत्याकांड है, उसके अलावा आपने कहा हरे झंडे, क्या संदेश देना चाहते हैं हिंदी में बताइए। देखिए ऐसा है कि यह घर घर के बाहर मेरे को भगवा झंडा दिखाए प्रभु रामचंद्र का, वहाँ हर एक को जो 22 जनवरी को हमारे राम प्रतिष्ठान हुई, हाँ उसके लिए सब जगह हिंदूमय वातावरण है। उद्धव ठाकरे या इंडी अलायंस या महाविकास आघाड़ी को वोट देना मतलब लव जिहाद को समर्थन करना है। इंडी अलायंस और महाविकास को वोट देना मतलब लैंड जिहाद को समर्थन करना है। इंडी अलायंस और महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी को वोट करना मतलब अपनी सारे के सारे हक की जमीन ये वक्फ बोर्ड को दे देना जैसा है। इसलिए यहाँ के मतदारों ने सोच के मतदान करना चाहिए कि आज जिस हक से और जो स्वतंत्र आपके पास है कि आप आपके घर के बाहर यहाँ भगवा झंडा लहरा सकते हैं, कल अगर मोदी जी के सोच का अगर सांसद इधर चुन के आएगा नहीं तो शायद वो उसका भी परमिशन आपको मिलेगा नहीं, और फिर घर के बाहर अगर झंडे का कलर बदल गया तो फिर आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। अमित शाह ऐसे इलाके में आज भी जवार मुखड़ा ऐसे इलाके में आपका ही सांसद था, इससे पहले राजेंद्र गावित आपके ही गठबंधन में समर्थन था, लेकिन वहाँ विकास नहीं पहुंचा। आज भी एम्बुलेंस नहीं जा सकती, ऐसी सड़कें, पेयजल की व्यवस्था आज भी नहीं है। इन सारे मुद्दों को आप दरकिनार कर देते हैं, और जिस तरह से हिंदुत्व की बात है वो निश्चित रूप से होनी चाहिए, आपका एजेंडा हो सकता है, लेकिन विकास चूंकि प्रमुख एजेंडा है आपका, लेकिन बावजूद इसके आपके ही पूर्व सांसद जो रहे हैं यहाँ पर, आपके ही समर्थित, उन्होंने कोई विकास, जिस तरह जवार मुखाड़ा की तरफ चले जाइए, बहुत गंभीर समस्या है। देखिए कोई भी सांसद, मैं भी एक एरिया का एमएलए हूँ, मैं 10 साल से मेरे एरिया का एमएलए हूँ, मैं ये नहीं क्लेम करता कि मैंने यहाँ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का मतदार संघ का 100% विकास किया है, मैं ये नहीं क्लेम करता। मेरे खुद के मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 263 विलेज है। वैसे ही कोई भी अगर सांसद चुन के आया होगा तो 5 साल में उसने 100% विकास किया, ऐसा कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। कुछ भाग रहे, एक मिनट आपने पूछा ना मेरा, फिर आप बाद में कीजिए ना, मेरा बीच में नहीं सर, उनका हक है, उनको जवाब दूंगा, फिर आपके पास आऊंगा ना, मैं इसे किसको अन्याय नहीं करूंगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5 साल में वो शायद इधर कम ज्यादा रह गए रहेंगे, हम नहीं बोलते कि उन्होंने 100% विकास किया। इसलिए अभी जब कल वापिस हमारे डॉक्टर सावरा जी चुन के आ जाएंगे ना, वो आपने जो बचा कुचा जो एरिया है वहाँ भी विकास लेके आएंगे। इसलिए तो मोदी जी चाहिए ना, उद्धव ठाकरे को वोट देके, इंडिया अलायंस को वोट देके, हाँ, या किसी और रीजनल पार्टी को वोट देके वहाँ फंड कहाँ से लेके आएंगे? उद्धव ठाकरे की खुद की घर चलाने की प्रॉब्लम है, हाँ, गाड़ी का बिल, पेट्रोल का दिन का खाना वो दूसरे से लेते हैं। हाँ, जरा झाल्यावर मग तू बोल ना, मध्ये पिन नाईट होता है। हाँ, तो माझा म्हणणं उनका खुद को खाने पीने के वांदे हैं, हाँ, वो क्या आपको विकास निधि लेके आएंगे? कल अगर हमारे डॉक्टर सावरा चुन के आएंगे ना तो मोदी जी को हक से बोल सकते हैं यहाँ पे पेयजल योजना हमको इधर लागू करके दीजिए, उसके वजह से लोग हमारे नाराज है। ये अलग अलग एरिया में अभी तक विकास पहुंचा नहीं है, मैं आपका सांसद हूँ, अब हक से मुझे निधि दीजिए, ये बोलने का हक डॉक्टर सावरा के पास ही होगा। बाकी सब लोग को लाइन लगाना पड़ेगा उधर, इसलिए लाइन लगाने के बजाय ठेठ आप मोदी जी के सोच का सांसद चुन के लीजिए और ये सारा विकास करके ले लीजिए। राज ठाकरे जी ने कल पुणे की सभा में कहा कि फतवा जिहाद चलाया जा रहा है, फतवा जिहाद, ऐसा उनका कहना है, क्या कहेंगे आप? सही है, हम लोग ने भी सुना, हमने इसका अनुभव लिया है, इसलिए तो मैं बोला ना कि हिंदू समाज ने भी अपनी ताकत दिखानी चाहिए अभी। हाँ? हम ये नहीं चाहते कि पोलराइजेशन हो, मगर फिर फतवे क्यों निकाले जा रहे हैं? सेक्युलर की अगर बात हो रही है तो फिर फतवे क्यों निकाले जा रहे हैं? तो फिर एक ने अगर फतवा निकालने की बात की ना तो फिर हिंदू समाज ने भी सोचना चाहिए, ये आखिर में हमारा देश है, हिंदू राष्ट्र है,
यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदू रहते हैं और इसलिए हिंदू ने अगर अपना देश बचाना है, हिंदू राष्ट्र रखना है, तो मोदी जी के बाजू में साथ खड़ा रहना ही पडेगा। राम मंदिर शुद्धीकरणाची भाषा केली होती, याच्याबद्दल काय उत्तर अहो, द्याल? ज्या काँग्रेसच्या त्यांच्या नेत्यांनी रामाच्याच अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह केलं ना, हे असे आपल्यातले असलेले गद्दार, स्वतः नाना पटोले हिंदू आहे, जे कदाचित विसरले, धर्मांतर राजकीय झालाय त्यांचा कधीपासून, म्हणून त्याला असे प्रश्न विचारासारखे वाटतात। म्हणून ह्या काँग्रेसवाल्यांना हे मुस्लिम लीग शिवाय दुसरी भाषा येत नाही। पाकिस्तानची जी भाषा आहे ना, तेच काँग्रेसवाल्यांच्या तोंडात आहे। उद्या काँग्रेसचा इथे किंवा इंडिया अलायन्सचा, महाविकास आघाडीचा इथे निवडून आला ना तुमच्या चुकून पालघरमध्ये, कर्नाटकमध्ये जावा, बघा काय चाललंय तिकडे। तिथे राजरोज पद्धतीने पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे दिले जातात, राजरोज पद्धतीने पाकिस्तानचे झेंडे फडकवले जातात। तिथे टिपू सुलतान, त्याला आम्ही टिप्या म्हणतो, त्याची जयंती साजरा केली जाते। तिथे हिंदू सण साजरा करायला देत नाहीत ते लोक तिकडे। आता कर्नाटकमध्ये तुमच्या पत्रकार मित्राला विचारा, तीच परिस्थिती तुम्हाला अगर पालघरमध्ये पाहिजे असेल ना, तर मग या महाविकास आघाडी आणि इंडिया अलायन्स वाल्याला निवडून द्या। तुम्हाला हिंदू म्हणून, भारतीय म्हणून, एक राष्ट्रीय भक्त म्हणून, राष्ट्राला प्रेम करणारा नागरिक म्हणून अगर तुम्हाला भारतामध्ये राहायचं असेल, तुम्हाला तुमच्या सणासुदी, मग गणपती, हनुमान जयंती, राम जयंती हे सगळं साजरा करायचं असेल ना, मग डॉक्टर सावरांच्या समोर मतदान करा आणि मग अनुभव घ्या। सर, आप हिंदुत्व की बात आप लोग प्रचंडता से उठाते हैं। अभी आपने वसई की बेटी श्रद्धा वॉकर की बात कही, मैं जानना चाहूंगी और वसई की जनता भी जानना चाहेगी, क्योंकि वो वसई की बेटी थी। केंद्र में आपकी सरकार थी, राज्य में आपकी सरकार थी, अब तक वो कार्रवाई कहां तक पहुंची? कार्रवाई चालू है, एग्जैक्ट डिटेल लेके मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मगर मैं आपको बोलूंगा कि हमको आगे जाके और श्रद्धा वालकर जैसे केस ना हो, इसके लिए हम लोग को हिंदुत्ववादी विचार की सरकार चाहिए। सर, एक एग्जाम्पल सेट होने के बाद निश्चित तौर पर वैसी घटना नहीं होगी ना, इसलिए तो उस तरीके की कार्रवाई शुरू है। कार्रवाई नहीं, एक मिनट सर, मैं 1 मिनट मैडम को बोलूंगा, फिर सर के पास आऊंगा ना। तो मैडम उसके हिसाब से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो जल्द गति से हो रही है। आगे ऐसी किसी की हिम्मत ना हो, उसके लिए जो जो कार्रवाई की जरूरत हो हम सब करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मीरा रोड में आपके जितने भी पहले सर का ले लें। सर, 10 साल से आपका युति का सरकार है महाराष्ट्र में। नहीं, अभी 2.5 साल हो। 2.5 साल अभी हो गया, 5 साल पहले था, 7.5 साल मान लीजिए। बीच में काली मंजर आ गई, काली बिल्ली आ गई ना उद्धव ठाकरे के नाम। हाँ, वो ठीक है। 77 साल देश को आजाद होके हो गया। स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली, पानी, चारों व्यवस्था यहाँ मरमरा गई है, कुछ है नहीं। सिर्फ पट्टा बांध के लाल हो रहा है बस। वसई विरार पालघर में, तो इसलिए तो हमको चिंतामणि गंगा जी 5 साल यहाँ सांसद थे, क्या किया जरा बता दीजिए, उस काम के लिए क्या किया है उन्होंने? किस विचार पर हम दूं? सिर्फ हिंदू के लिए वोट दूं? जनता पूछती है, मेरा सवाल नहीं है। यही प्रश्न फतवा निकालने वाले नहीं पूछते। आज तो रावण भी बोलता है कि अगर काश में बीजेपी के शासन में रहा होता तो मरा ही नहीं होता। अब ऐसा है ना, आप हंस रहे, मेरे पास देख के हंसो ना, मजा आएगा। नहीं, मैं नहीं हंस रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आपको देख के बाकी कोई हंस ही नहीं रहा है। नहीं हंसने तो उसका काम। बोल रहा हूँ, जो आपका जो प्रश्न है ना, प्रश्न सही है ना, चिल्ला के भी उतना ही आवाज आएगा, कम बोलने के भी उतना ही आवाज आएगा। ऐसा कुछ बात नहीं है कि आप चिल्लाएंगे तो ही मेरे को प्रश्न नहीं। सर, मेरा आवाज थोड़ा मोटा है, मेरा भी आवाज का सॉरी बोलता हूँ, इसलिए मैं आपको वही बोल रहा हूँ। आपका जो चिंता है ना, इसलिए हमको इधर मोदी जी के सोच का सांसद चाहिए। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोलते कि 100% विकास हम लोग ने इधर किया है, कुछ चीजें रह गई है, वो पूरी करने के लिए हमको वापस अपने सोच का सांसद इधर चाहिए। सर, आप मीरा रोड भाईंदर में आपने कई बैक टू बैक 3-4 विजिट किए थे, उसके बाद लैंड जिहाद लव जिहाद कई कैंपेन्स भी लिए थे, उसके बाद आपके ऊपर मामला दर्ज होने की बात आई, कोर्ट गए लोग और मामला भी दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे उस बारे में? आपके कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंटली हेट स्पीच हमको कोई फर्क, हेट स्पीच मतलब हिंदुओं की बाजू लेना, हिंदुओं का हक बोलना, उसको अगर हेट स्पीच गिना जाता है, उसके लिए अगर मेरे पास 4 FIR होता है ना, तो 50 कर लीजिए, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? मैं हिंदुओं के हित में ही बात कर रहा हूँ। अगर हम हिंदुओं के हित में नहीं बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र में रह के, तो फिर क्या पाकिस्तान में जाके बात करेंगे? मेरा हक है इधर के हिंदू के बारे में बात करना। जो मुझ पे FIR चढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी कोर्ट का जो आदेश है सब पालन करेंगे। मगर मुद्दा ऐसा है, जो इश्यूज हम लोग ने उठाए थे, जो लैंड जिहाद, लव जिहाद के जो इश्यूज हुए थे,
उस बारे में कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सब जगह वक्फ की लैंड ली जा रही है, सब जगह उधर लैंड जिहाद के नाम पे एंक्रोचमेंट हो रहा है, उसके बारे में कोई बोलने की सर एक सवाल है एक सवाल है। इसी 1 साल पहले सरकार ने जमीन एक्विजिशन बिल जो था वो नया लागू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और बिना जमीन मालिक के अनुमति के आपकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? वो मेरे को इन्फॉर्मेशन लेके आपसे बात कर रहा हूं। सर अभी आपने मालूम नहीं, लेके बात वसई विरारच्या विकासासाठी तुम्ही काय करणार आहात? काय वसई विरारच्या विकासासाठी तुम्ही काय करणार आहात? करण्यासाठी आमचे डॉक्टर सावरांच्या माध्यमातून बघा ना, जे जे इथले प्रश्न आहेत विकासात्मक। सर, आता एक मिनिट, प्रश्न का जवाब तो दे दू। इथे जेवढे जे काय इथे शहरीकरण मोठ्या प्रमाणामध्ये झालंय, मोठ्या प्रमाणामध्ये वस्ती वाढले, त्यांच्या नागरी सुविधा 18 प्रकारच्या नागरी सुविधा असतात, त्यांना त्या पद्धतीची नागरी सुविधा पायाभूत सुविधा देण्यासाठी ज्या ज्या फंडची गरज आहे, ज्या ज्या नियोजनाची गरज आहे, सगळे नियोजन आम्ही योग्य पद्धतीने करू। नितिन जी, आप कलेक्टिव हैं, कार्यकर्ताओं की भी आपको सह निरीक्षक के रूप में भेजा है, लेकिन जो अभी तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके मुद्दा आ रहे हैं, मोदी जी की गारंटी, इस तरह का वाक्य संपूर्ण देश में स्लोगन के रूप में दौड़ रहा है। गारंटी मतलब विकास का। आपके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं आ रही, इस पर विश्वास लोग कर सकते हैं। विकास पर सवाल किया गया तो आपने कहा हम जानकारी लेते हैं तो बताते हैं, बार्डर बंदर में प्रश्न किया गया तो आपने कहा ये पहले दिन ही हम कैसे उत्तर देते हैं। विकास पर क्या लगता नहीं है जो आपका प्रमुख एजेंडा है उससे आप बजट भटक देखो ऐसा है ना, आप कुछ भी मेरे को यहाँ का टेक्निकल सवाल पूछेंगे, विकासात्मक बात पूछेंगे, मैं फालतू जगह पे अपना मुंह लगाने वाला आदमी नहीं, मेरे को नहीं मालूम, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सर मैं आपने जिस तो टेक्निकल सवाल विकासात्मक मुद्दा पूछा, मैं क्या अभी सर्वज्ञानी नहीं है ना, मेरे में और रोहित पवार में फर्क है कि नहीं? मैं हर जगह मुंह डालने वाला आदमी नहीं है, जितना मालूम है उतना बोलूंगा, और जो नहीं मालूम है आपको बोलूंगा, मुझे मालूम नहीं है स्टडी करके वापस, और रोज आपसे मुलाकात तो भी होगी ना, आप थोड़ी मेरे को छोड़ने वाले। कितना ना कितना तो डंडे दिखेंगे तो मैं बोलूंगा, अरे बाबा उस दिन वो सवाल पूछा ना, इसका जवाब ये है, वो जो मालूम नहीं ना उसमें मुंह नहीं डालना होता है, वो अपना स्वभाव है। यहाँ पे आपके पदाधिकारी हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, क्या वो आप तक ये सब सारी विकास, यहाँ पे जो विकासक जो मुद्दे जो प्रश्न बार बार उठते हैं, एक ही प्रश्न बार बार उठता है और उसका कोई भी बड़ा नेता बीजेपी का आता है वो उसका उन प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाता है, और 2 टूक पत्रकारों को देखिए आपके जो 2-4 सवाल जो इधर मैं जवाब नहीं दे पाया ना, उसका मैं मालूमात लूंगा, और अगले के पत्रकार परिषद में मैं हूँगा, हमारे कैंडिडेट होंगे, जवाब दे देंगे। आप ओपनिंग मैच में अगर आप सवाल पूछेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। छोटा सा सवाल है, पालघर में चुनाव लड़ रहे हैं सिंबल पर, पालघर के विकास के लिए क्या एजेंडा अभी तक निर्धारित किया गया है जो लोकल लोगों के लिए? वो हमारे कैंडिडेट आके आपको बोलेंगे ना, मैं सह निरीक्षक हूँ, मेरे को इनके लिए भेजा है, मैं कैंडिडेट नहीं हूँ इधर का, अभी तक बनाने का सोचा भी नहीं है। तो जो भी हमारे कैंडिडेट आएंगे ना, ये सवाल है ना, ये सवाल आप हमारे कैंडिडेट के लिए रखिए, हमारे जो प्रमुख नेता जन आएंगे वो आपको इसका पूरा विश्लेषण कर देंगे कि पालघर का विकास करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए हमारा क्या एजेंडा है, सब तय है, सब क्लियर है, मगर जिसके मुंह से निकलना चाहिए ना उसके मुंह से निकलने दीजिए। मेरा जो काम था आपको शुरुआती में बता दिया। सर आप बार बार पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो पहली बार अपने शपथ ग्रहण में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, ये पहली बार हुआ। उसके बाद में मोदी जी वहाँ जाकर बिरयानी खाकर आए, इससे क्या कहना चाहिए? उसमें कुछ गलत नहीं है, मगर जो पाकिस्तान में जो कोई पाकिस्तान के माध्यम से जो हमारे देश में गलत गतिविधियां जो शुरू है ना, बॉम्ब स्फोट होना, लैंड जिहाद करना, लव जिहाद करना, यहाँ पे अपनी ताकत दिखाना, पुलवामा के आरोपी पे यहाँ पे अपनी ताकत दिखाना, वो हमको मंजूर नहीं है। पाकिस्तान के झंडे दिखाने ना तो पाकिस्तान निकलो ना, इधर काय को दिखान, उधर हमारे भारत के झंडे दिखाने का परमिशन है क्या? काट के रख देंगे बाजू में। वहाँ के जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की क्या हालत है उसके बारे में अलग पत्रकार परिषद लेनी पड़ी, सांस लेने देते नहीं है। वहाँ के अगर हिंदुओं ने, एक मिनट आप पूछा तो सवाल मेरा जवाब भी दे दिए, वहाँ के अगर हिंदुओं ने अपने घर के बाहर अगर ऐसे भगवे झंडे लगाए ना, वो दूसरा मिनट जिंदा नहीं रहेंगे उधर के लोग। तो इसलिए पाकिस्तान के बारे में जितना इज्जत देनी ना हमारे पाकिस्तान को जितना इज्जत, आपने पूछा ना, सवाल ये है कि ऐसे में जो मालूम है आपको चुभा है थोड़ा, मगर मेरे को आपने पूछा ना, नहीं हरे रंग पे भी आपने सवाल उठाया, हरे रंग पे देना ना पाकिस्तान को उतना हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, मगर इज्जत लेने के लायकी के भी वो लोग रहने चाहिए पाकिस्तान के लोग।
अगर उनकी लायकी नहीं है ना इज्जत लेने की, तो हमारा गलती नहीं है ना। चलो राणे साहेब एक असा सवाल आहे की तुम्ही नागरिक सुविधांविषयी बोललात, तर काही काळानंतर की वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून अनेक लोक बेघर होण्याची शक्यता आहे. अनेक जे टॉवर उभे राहिले ते अनधिकृत आहे आणि तोडण्याची शक्यता हायकोर्टाचे काही नोटीस आहे. यानंतर तुमच्या संसद निवडून आल्यानंतर त्यासाठी काय प्रयत्न त्याच्यावर अगर लोकांच्या इच्छेप्रमाणे आम्ही राहू ना, आम्ही लोकांच्या मतदारांच्या इच्छा विरुद्ध नाही जाऊ. जो लोकांची इच्छा, मतदारांची इच्छा, तीच महायुती म्हणून आणि भारतीय जनता पक्ष म्हणून आमची भूमिका आहे, वेगळी काय असणार. सर अगर दूसरा पक्ष का खासदार अगर चुन के आता है तो उनका काम नहीं होगा क्या? दूसरा पक्ष का अगर खासदार चुन के कैसा होगा? आप मार्ग तो बताइए, आप मार्ग बताइए. इधर अगर मोदी जी के जिनका प्रधानमंत्री होता है, जिनकी सरकार केंद्र में होती है, उनका सोच का अगर खासदार इधर चुन के आता है तो काम आसानी से होगा. वो हक से उधर जाके प्रधानमंत्री जी के पास बैठ सकते हैं, बाकी सब लोग को लाइन लगाना पड़ेगा. अरे सर 7.5 साल से तो इससे सबसे आसान काम है ना मैडम, आपके साथ सबसे आसान है ना, मोदी जी के सोच का खासदार चुन के दो, टेंशन ही नहीं, टेंशन ही नहीं ना. आपके साथ सवाल में आपका जवाब है. अभी तक कौन सी सोच का था? नाही मी कशाला मोजत बसू, मी तर बीजेपीचा माणूस आहे ना. मी तुम्हाला पाहिजे म्हणून नावं कशाला कोणाची घेऊ, मला जी मर्जी पहले भी ती नावं घेणार. भाजपा ही सांसद मला है, पहले भी BJP मला विचारायचं ते एकदा विचारा, एवढे सगळे लाऊड स्पीकर नाही चालू. पहले भी भाजपा परत सांगतो तुम्हाला, परत सांग, एक थांबा, आता एकेकाचा घेऊ आणि आता हे बंद करू कार्यक्रम. एक आहे, तुम्हाला जे कॅन्डिडेटचे प्रश्न आहेत ना, कृपया मला विचारू नका. मला सहनिरीक्षक म्हणून इथे पाठवलेलं आहे. सहनिरीक्षक म्हणून ह्यांची काळजी घेणं हा माझं काम आहे. कॅन्डिडेटला नाही तर वाटेल हा उगाच माझाच कार्यक्रम करायला आलाय. एक सवाल ये है कि अमित शाह जी के जनसभा को तुमचा प्रश्न होता ना, अमित शाह जी मुंबई से मीरा भाईंदर आते हैं और जब आप वसई विरार आते हैं 79 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मीरा भाईंदर है और 299 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वसई विरार है. वहाँ से ज्यादा अच्छा नेचर वातावरण सब है. आप कैसा महसूस करते हैं आने के बाद? अच्छा, अपने हमारे कोकण के बहुत लोग हैं, डेवलपमेंट ऐसा लगता है कनकुरी में आए हो. डेवलपमेंट जिस तरीके से ऐसा है, जो डेवलपमेंट लोगों को अपेक्षित है उसके लिए तो हम लोग चुनाव लड़ते हैं कि नहीं. हमेशा लोगों की भूख, मतदारों की भूख ज्यादा की होती है, वो भूख पूरी करने का काम हमारे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का है, और जो हम हमारे डॉक्टर सावरा के माध्यम से करेंगे. लोकल लेवल पे रूलिंग पार्टी के रूप में बीजेपी अभी तक नहीं आ पा रही है, तो उसका क्या कारण लग रहा है? इसलिए तो हम जैसे कलाकारों को भेजा है ना इधर. सर आप सहनिरीक्षक हैं, अमित शाह जी की जनसभा को चंद घंटे बचे हुए, किस तरह की तैयारियां है? जोरदार तैयारी है, आप जरूर आना होगा. आपको अलग कॉर्नर देंगे. आपको क्या अमित भाई आपको हाथ दिखा सकते हैं? सुरक्षा बिजली पाणी. चला आता एक शेवटचा घ्या, नाहीतर इथे 100 प्रश्न होतात. साहेब एक शेवटचा प्रश्न आहे. राणे साहेब, तुमचं असं म्हणणं आहे की नरेंद्र मोदींनी जे कॅन्डिडेट दिले ते सर्वांना निवडून द्या, म्हणजे विरोधक ठेवायचेच नाहीत का? ना आम्हाला नाही ठेवायचे तसं. तुम्हाला कसं माहित? आम्हाला 400+ खासदार निवडून द्यायचे, त्याच्यामध्ये आमचे डॉक्टर सावरा पाठवा आणि मग इथे विकासाची गॅरंटी आमची. दुसऱ्यांना निवडून दिला मग विकासाच्या नावाने बॉम्ब मारायची नाही. आम्हाला डॉक्टर सावरा आले तर अपेक्षित सगळा विकास या भागाचा करून देण्याची पूर्ण गॅरंटी आमची. हा माझा व्हिडिओ ठेवा, परत परत दाखवा. दुसरा कोण चुकून निवडून आला तर तो हात पसरत बसणार, तो विकास करू शकणार नाही. पण यापूर्वी बळीराम जाधव ज्यावेळी निवडून आले होते, पूरा हो जाएगा पूरा. आप 4 जून को मेरे से बात कीजिए ना, गिनते बैठेंगे 1 2 3 4 5 400 401 402 405, कोई प्रॉब्लम नहीं. पूरा 400 पार जाएगा. वातावरण लोगों का मोदी जी के साथ में है. लोग चाहते हैं कि मोदी जी वापस यहाँ पे प्रधानमंत्री बने, तो 400+. लोकसभा सीट आदिवासी सीट है, आदिवासी के लिए किस तरीके से, क्या उनके लिए क्या मुद्दा है? वो हमारे कैंडिडेट को बुला दो. अरे आप उनका कार्यक्रम मेरे को काय को पूछ रहे हैं? वो मेरा काम आपको कैंडिडेट के मुंह से पूछना चाहिए. पालघर का विकास करने का हर एक हमारे आदिवासी भाई होंगे,
वो आदिवासी समाज होगा, अन्य लोग होंगे, सब लोग का विकास करने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। सर एक लास्ट सवाल है, इसलिए आपका जो आपको और टेक्निकल सवाल पूछ रहे हैं तो मैं कैंडिडेट सीधा सवाल है। एक सवाल है, पालघर जिला जो है एक ट्राइबल एरिया है, माइग्रेट वर्कर यहाँ काम करते हैं और छोटे कारोबार है। पेंडेमिक टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक टास्क फोर्स बनाया था, तो वो महाराष्ट्र सहित पालघर में किस तरह से जो है इकोनॉमिक टास्क फोर्स ने काम किया है और अभी तक उसका जो काम है कहाँ तक पहुँचा है? अच्छा, आपने डिटेल सवाल पूछा है, मालूमात लेता हूँ और आपके साथ वापस बैठ जाऊँ। आपने इतना एकदम हाई लेवल सवाल पूछा है तो हाई लेवल जवाब देना चाहिए कि नहीं? पॉलिटिशियन ही हाई लेवल है ऐसा, तो फिर तो इसे हाई लेवल जवाब तैयार करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा ना मेरे को। अचानक कैसे दूंगा आपको जवाब? चला चलो संपा जगह। जय हिंद, जय महाराज।